मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, वो आपने निकाले होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग। हेक्साडेसिमल जो है वो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं और इसीलिए उसको हेक्सा कहते हैं। हेक्सा साइंस में हेक्सा जो है 16 को कहा जाता है। जो गिनतियां जो है वो मैथ्स में होती हैं 1 0 1 2 3, वैसे ही गिनती जो है वो साइंस में भी होती है। कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटरों को जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है साइंटिफिक नंबर सिस्टम है और साइंटिफिक नंबर सिस्टम को मशीन जो है कैलकुलेशन करते वक्त बाइनरी भी यूज करती है, हेक्सा भी यूज करती है। ये जितने नंबर सिस्टम है उनको इस्तेमाल करती है इंटरचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को। पिछली बार मैंने एक डेसिमल नंबर को एक हेक्सा नंबर में बदलने के लिए उसको 16 से डिवाइड किया था। लेकिन अगर कोई नंबर जो है वो हेक्सा में है और उसको जो है वापस डेसिमल में बदलना है तो वो कैसे काम करा जाएगा वो हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन। एक हेक्सा नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फार्मूला सेम वैसे ही है। फॉर्मूला जो बाइनरी नंबर को वापस पलट के डेसिमल नंबर में बदलने के लिए है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। हेक्सा में नंबर को बदलने के लिए, डेसिमल में बदलने के लिए, डेसिमल नंबर इक्वल टू हेक्सा इंटू 16 की पावर n-1 प्लस नेक्स्ट हेक्सा इंटू 16 की पावर n-1 प्लस अप टू nth टाइम। ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। जैसे पिछली बार हमने एक बाइनरी डिजिट को वापस पलट करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, ठीक वैसे ही एक हेक्सा नंबर को भी आप जो हेक्सा में और उसका डेसिमल मान अगर पूछा जा रहा है तो हम ऐसे करके उसको कन्वर्ट करेंगे, जहां n जो है वो है पोजीशन ऑफ हेक्सा नंबर। राइट से लेफ्ट साइड की ओर। तो अभी पिछली बार हमने एक नंबर निकाला था जो कि हेक्सा था, है ना? निकाला था ना, 7B7 करके कोई नंबर था, याद करिए क्या था वो, 7B7 है। तो अगर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सा नंबर आ गया 7 और B7। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये किसका हेक्सा मान है? तो इसके लिए ये एक हेक्सा नंबर है मान लेते हैं और इसको मुझे कन्वर्ट करके देना है। पूछ रहा है कि ये किसका हेक्सा मान है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बेस जो है वो 10 लगा करके ये पता करना है हमको। तो कैसे करेंगे ये काम? इसके लिए भी सारा चीज वैसे का वैसे ही है कि आप पहले नंबर को लिख जाइए। मेरा नंबर है 7, थोड़ा सा स्पेस लेके लिख रहा हूं, B7 ये नंबर है मेरा। अब इसकी पोजीशन ऊपर लिख जाइए। ये पहले इस पोजीशन पे है, राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि लिखते वक्त हमने उल्टा लिखा था, इसलिए कैलकुलेट उसको उस तरफ से करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरी, ये इनकी पोजीशन हो गई। तो ये हो गए n के मान, ये सब n की वैल्यूज हैं इन नंबरों के लिए।
अब इसको फॉर्मूले में आप इसको रखिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, डेसिमल नंबर बराबर सबसे पहले हेक्सा नंबर, सबसे पहले इसकी बारी है क्योंकि राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हमने लिखा 7, पहले हेक्सा नंबर लिखें, फिर 16 क्योंकि बेस जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं या जिस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बेस 16 होता है, इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ 16 लिखा जाएगा। और n-1, तो 7 की पोजीशन क्या है, पहली 1, 7 के लिए n का मान क्या है 1, b के लिए n का मान 2 है, और 7 के लिए इस n का मान 3 है। पोजीशन, n मींस पोजीशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो इस हेक्सा नंबर, तो इस हेक्सा नंबर की पोजीशन है 1, तो यहां लिखा 1 n, और फॉर्मूले में हमेशा n के साथ -1 किया जाता है, तो 1 -1 यहां हो गया। फिर अगला हेक्सा नंबर निकला, अगला हेक्सा नंबर है b। अब b का मान क्या है, b का मान 11 है, तो लिखेंगे 11, b बराबर 11, ब्रैकेट में 16 और n-1 यानी 2, 2 -1 ये हो गया, प्लस नेक्स्ट हेक्सा नंबर, नेक्स्ट हेक्सा नंबर है मेरा 7, 7 16 फॉर्मूले से, ये 16 हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, और पोजीशन क्या है उसकी 3, तो 3 -1, ये इक्वेशन बन करके तैयार हुई। अब इसको सॉल्व करें, चलिए। अब देखिए 16 की पावर 7 इंटू 16 की पावर 0, यही तो हुआ, और किसी की पावर 0 का मान जो है क्या होता है 1 होता है, तो यहां तो आएगा 7। कैसे आया 7 समझ गए ना, 16 की पावर 1 -1 मतलब 16 की पावर 0, और किसी की पावर 0 लॉग 0 के हिसाब से 1 होता है मान, तो 7 और ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो 7 इंटू 1 मतलब 7, प्लस अब ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 मतलब 16 का 16 ही रहेगा, 11 से गुणा करिए, तो 11 छिंग 66 का 6, और 11 एकम 11, 6 17, 176 हुआ ये, ठीक है 176, प्लस इसमें बचेगा 16 की पावर, ये हुआ 7 इंटू 16 की पावर 2 होता है 256, 16 की पावर 2 होता है 256, 16 इंटू 16 बराबर 256। अब इसको थोड़ा गुणा कर लेते हैं, तो ये हुआ इक्वल टू 7 प्लस 176, तो 176 और 7 जोड़िए कितना हो गया, 76 और 7 183 होता है शायद, 183 प्लस, अब इसको गुणा करने की नौबत आएगी, 7 छिंग 42 का 2, 7 छिंग 42 का 2, हंसी लगे 4, 7 पंदे 35 और 4 39 का 9, और 7 दूनी 14 और 3 17, यही तो आएगा। यही आएगा। अब जोड़िए कितना होता है, कैल्सी से कैल्सी ले लेते हैं हम, वैसे तो आपको ये खुद ही करना पड़ेगा जोड़ करके, लेकिन मैं कैल्सी की मदद ले लेता हूँ। स्टैंडर्ड भी इतना बड़ा हो गया क्या, 183 प्लस 1792 कितना हो गया, 1975, 1975 का था, ठीक है, यही तो दिया था आपने मान, देखिए आ गया वापस। ऐसे करके हमने एक हेक्सा मान को, वो जो है वो डेसिमल नंबर में बदल लिया। डेसिमल को हेक्सा में बदलने के लिए 16 से भाग दिया, और जो रिमाइंडर अगर 9 से ऊपर चला जाता है तो फिर उसको एबीसीडी में आपको लिखना पड़ेगा।
नहीं सही है। यहाँ पे से तो सही है सर। हेलो, हेलो निलिया श्रीवास्तव। तो हमारा पहला कन्वर्जन वो हेक्सा से डेसिमल था, नोट डाउन कर लीजिए। जिस तरह से बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन किया था हमने, पोजीशन उसकी लिख ली थी ऊपर, वैसे ही वापस पलट करके बाइनरी से डेसिमल हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन करा गया है। बस यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में 2 लिया था, यहाँ पे 16 लेंगे, क्योंकि बेस जिसका जिसका भी कन्वर्जन आप करना चाहते हो उसी का बेस लिया जाता है। तो हेक्सा का कन्वर्जन करने जा रहे हैं तो हेक्सा का बेस लेंगे। उसी तरह अगर बाइनरी का कन्वर्जन करने आ रहे हैं तो बाइनरी का बेस लिया जाएगा। अगला है बाइनरी से हेक्सा बनाना। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, आपको सिर्फ देखिए 2 ही कन्वर्जनों के ऊपर फोकस करना है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में केवल सवाल आता है बाइनरी से या फिर हेक्साडेसिमल से। ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं यूज होता है, ऑक्टल नंबर से आज तक कभी सवाल नहीं पूछे गए और ना ही आने की संभावना है। ऑक्टल नंबर के लिए आपको नंबर को 8 से भाग देना पड़ेगा। अब अगर बाइनरी है तो उसको हेक्सा में कैसे बदलेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी। क्या इसमें काम करना पड़ेगा, अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ फार्मूला ही टोटल अलग तरह का इस्तेमाल होगा और एक तरकीब इस्तेमाल करी जाएगी जिसको अप्लाई करके तब हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले हम एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं और बाइनरी नंबर को जैसे मान लेते हैं कि मेरा बाइनरी नंबर जो है वो है 1101110101। ये कोई नंबर है और मुझे पता करना है कि ये बाइनरी नंबर का हेक्सा मान क्या है। सीधे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे क्या काम आपको करना होगा, यहां पे पहले मैं इसका बेस लिख लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कहीं ये डेसिमल तो नहीं है। तो मैंने इसको बेस दे दिया 2 और पता क्या करना है, पता आपको करना है कि ये हेक्सा में कितना है, बेस 16 इसका पता करना है, ये है इसका। तो आप उस बाइनरी नंबर को पहले लिख देंगे एक जगह पे। तो हमने लिखा 1101110101। अब आपको पहला काम ये करना होगा कि इसको हेक्सा में बदलने के लिए इसके 16 को 2 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, 16 बराबर 2 की पावर 4। तो यहां आपको क्या करना है कि इनके 4 4 का पेयर बनाना है, इनका राइट साइड से 4 जोड़ी के बाइनरी नंबर निकाल के अलग अलग कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 ये, फिर 1 2 3 4 ये, और 1 2, और जिसके आगे जोड़ी कम है उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। किसी के आगे जीरो लगाने से उसका मान में कोई असर नहीं पड़ता है, बाद में जीरो लगाने पे असर पड़ता है। अगर किसी संख्या के आगे आप जीरो लगा दें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो उतने का उतना ही रहता है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है कि ये जो नंबर था इसको हेक्सा में बदलने के लिए आपको इसके 4 4 के जोड़े बना लीजिए।
तो हम पहले जोड़े बनाने का काम करते हैं। पहले 1 2 3 4, तो ये जोड़ा यहां पे बनाया हमने। कैसे? हम पहले इस नंबर को उतार लेते हैं। हमने इसको एक बार लिखा 1 1 0, 3 बार 1 0 1 0 1, तो मेरा पहला जोड़ा यहां से तैयार हुआ 4 का पेयर। 1 2 3 4 ये हो गया, ये मैंने अलग कर लिया। फिर मेरा ये वाला बचा है 1 2 3 4, इस पेयर को भी आप अलग कर लीजिए। अब ये बचा है तो इसके आगे क्या कर देंगे, 2 बार 0 लगा देंगे, ये भी 4 हो गया। 4 4 के जोड़े हो गए। अब आपका दूसरा काम है कि इस काम को करने के तुरंत बाद आप इसको तुरंत डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने भाई इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाए। क्या क्या डेसिमल मान है इनके, तो डेसिमल मान निकालने के लिए हमने अपना कन्वर्जन शुरू किया इनका। तो इसके लिए हमने आपको एक टेबल दे रखी थी। सबसे पहले 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ये है मान। तो 0 1 0 1 ये है, तो इसका मान कितना होता है 1। ये अगर उस टेबल में जो 8 नंबर का डिजिट था, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2, इसका मान होता है 4, यही तो होता है। और बाकी 0 0 हो गया, इसका मान हो गया 5, तो ये 5 है। ये क्या है 5, इसका मान पता लग गया मेरे को, इसका मान है 5। अब इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, इसका मान क्या है देखिए, 1 4 1 2 4, तो 2 और 1 3 और 4 3 7, इसका मान है 7, ये हो गया 7। और ये क्या है 1 और 2 3 3, तो ये आ गया आंसर 375। डेसिमल मान है 375, 375। और ये बदल गया किसमें, हेक्सा में। ये हो गया आंसर। कितनी बार इंटर करेंगे भाई, ठीक है। क्या समझना, उसमें 4 के जोड़े बनाइए आप उसके। कौन सा है, ये कहां से है, आप क्या पिछली क्लास में थी? तो आपको ये नहीं बताया था कि मैंने कि जल्दी से बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लग रहा है आपने प्रैक्टिस नहीं करी घर जाके। उसमें एक टेबल बना करके दी, मैंने आपको 2 तरीके से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना सिखाया है। जिसमें आप एक तो जो है वो पावर n-1 करके करते हैं, दूसरा मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें आपको 8 बाइनरी डिजिट का एक टेबल बना दिया था। इसका नाम मान 1 होता है, इसका नाम मान 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, 128 होता है। उस टेबल के अंदर रख करके मैंने इसका मान क्विकली कर लिया। जब तक देखिए घर पे जाके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है बाइनरी नंबर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको मैं बता चुका हूं कि ये कैसे निकाला जाता है। आप उसको करिए घर पे आके, ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आप घर पे कॉपी रख रहे हैं और 8 बजे आना है तो आप कॉपी उठा ले रहे हैं। ऐसे करेंगे तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। रोजाना पढ़िए जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। 560, नहीं 560 बाइनरी में कैसे हो जाएगा? 560 तो बाइनरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी में तो 0 और 1 ही होता है ना। भाई आप खुद ही सोचिए, बाइनरी नंबर में जब 2 संख्या होती केवल 0 1, तो 5 कहां हो सकता है उसमें? दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो पूछने वाला सवाल गलत है या फिर वो टाइप्ड मिसप्रिंट है। तो बाइनरी में तो 5 होता ही नहीं है ना।
तो आपने देख लिया कि यहाँ आपको क्या करना है, इनके जोड़े बना लेने हैं। जोड़े बनाने के बाद आपको उसको तुरंत जो है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल का क्विक कन्वर्जन बताया है, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। ये n-1 वाला नहीं, मैंने दोनों तरीके बताए आपको डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब तक आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे घर में, तब तक आपको इसकी प्रोफिशिएंसी और दिमाग में ये घूमता ही रहेगा, ये क्या है बाइनरी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया का सवाल मन में हमेशा उठता रहेगा उसी के जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है। जिसके पास प्रैक्टिस है मजबूत, तो उसको ये करने में वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 375 इज द राइट आंसर। अब हम, ठीक है भाई, पीछे समझ में आ गया ना आपको। तो ये वाला सवाल जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, हेक्सा से बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने वाला, पिछली बार भी आया है ये एग्जाम में, तो ये एग्जाम में आ सकता है। कोई नंबर यही नहीं हो सकता, कि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, बट बाइनरी, ये बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने वाला आने के लिए कुछ भी आ सकता है। आने के लिए कोई, मैंने उसको पकड़ थोड़ी ना रखा है कि साहब यही दो, आने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है कि आपको बाइनरी देगा, पूछेगा हेक्सा क्या है इसका बताइए तुरंत, क्योंकि हेक्सा नंबर जरा कठिन होते हैं। अब अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 15 होता, तो मैं, मेरा आंसर क्या होता है यहाँ पे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 आता, मान लो मैंने कहा यहाँ 15 है, तो क्या होता मान, बताओ? 37F, ये मेरा आंसर होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वहां 15, क्योंकि उसमें 15 तो होता नहीं है हेक्सा में, उसकी जगह पे एफ होता है, तो आपको वही न मान कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, बस ऐसे करना होगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अलग तरह का सवाल होगा है हमारे पास सवाल है, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। निम्नलिखित एक बाइनरी, एक डेसिमल नंबर है और कह रहा है उसको बाइनरी में बदलिए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है, वो चेंज क्या है? उसका कहना है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट करिए 25.625, इसको कन्वर्ट करिए। ये डेसिमल में है और इसका बाइनरी बताइए क्या है। इसका बाइनरी मुझे बताना है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी मुझे बड़ा प्रिकॉशन बरतनी होगी। इस तरह का अगर कोई पेच फंस जाएगा, क्योंकि अब तो ये दशमलव वाला है और दशमलव कैसे करेंगे, तो दशमलव के लिए फिर अलग नियम होगा। आपको इसको दो हिस्सों में कर लेना है, दो पार्ट कर लेने हैं इसके, एक जो दशमलव से पहले है और एक जो दशमलव के बाद है। तो दशमलव से पहले का तो बाइनरी वही 2 से भाग देख करके आपको निकलेगा, तो 25 का पहले आप निकालेंगे। यहाँ दो पार्ट में मुझे काम करना पड़ेगा। पहले 25 का बाइनरी निकले, तो पहले 25 का बाइनरी निकाल लेते हैं। इधर मैं 25 का बाइनरी निकालता हूं, क्या आएगा 25 का बाइनरी? 25 का बाइनरी मेरे ख्याल से एक बार निकाल चुका हूं मैं, है ना? याद करिए आप। 25 और इसको भाग देते हैं हम 2 से, बाइनरी के लिए भाग देंगे 2 से। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 बार गया, 12 आया, शेष कितना बचा?
1, तो वो 1 आप यहां लिख लीजिए। 12 दूनी 24 अभी कट सकता है क्योंकि ये 2 से बड़ा है, तो फिर से भाग दीजिए। 2 कितनी बार जाएगा? 2 6 12, 6 बार गया, रिमाइंडर बचा 0, तो ये 0 लिख लिया आपने। अभी भी कट सकता है, तो 2 से फिर से भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 3 6, कितना शेष बचेगा? 0, तो ये 0 लिख दिया आपने। क्या अभी कट सकता है? यस, अभी भी भाग दिया जा सकता है। 2 से फिर डिवाइड करिए। 2 एकनम 2, और शेष कितना आया? 2 एकनम 2, शेष 1 आया ना, तो ये 1 हो गया। तो कितना हो गया? 1 1 उल्टे ऑर्डर में लिखा जाता है बाइनरी जब लिखना हो, तो आपने लिख लिया 1 1 0 0 0 0 1। ये तो दशमलव से पहले वाला एक हिस्सा इधर कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? दशमलव, वो हिस्सा है 0.625। अगर ऐसा कोई संख्या आती है दशमलव वाली, तो अब आपको क्या करना होगा? यहां पे जब तक ये सारे दशमलव खत्म, जब तक दशमलव के इधर रखे हुए सारे अंक खत्म नहीं हो जाते, तब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, और मान यहां लिख लेंगे। अगर उनमें से कोई भी मान 1 से बड़ा हो जाए, इन 3 अंक के दशमलव से जो बड़ा होता जाएगा उसको हम कहीं स्टोर करके रख लेंगे। जैसे पहले भाग दीजिए, इसको गुणा करिए। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 1 5, और 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 ही तो हुआ, यही तो आएगा। 3 अंक के दशमलव, तो ये दशमलव यहां लगेगा। अब इसमें से क्या अंक निकला? ये 1, इसको बाहर लिख लेंगे 1, ये निकाल लिया मैंने। 1 रिमाइंडर है ये, इस तरह से इसका रिमाइंडर निकलेगा। अभी इसको भाग दिया जा सकता है, तो फिर उठाया, अब क्या बचा है? 0.250, तो लिखा हमने 0.250। इसको तब तक गुणा करते जाना है जब तक ये सारे 0 नहीं हो जाते। गुणा करिए, अभी 0 नहीं है ये। अब क्या आएगा? 500 आएगा। 0.500, 020 का 0, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, यही तो आएगा। और दशमलव लगा दिया। क्या बचा यहां पे? 0, तो यहां लिख दिया हमने अगला रिमाइंडर 0। अभी भी ये खाली नहीं हुआ यहां पे, फिर इसको लिया 0.500, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। जब तक तीनों 0 नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लगा रहूंगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए क्या होगा? 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 0, 0 का 2 से गुणा हुआ 0, और 2 पंजे कितना हुआ? 10, तो ये 10 लिखा आपने। आप देखिए, दशमलव के 3 अंक लगाने के बाद ये तीनों 0 हो गए। 3 ही अंक का तो निकालना था, तीनों अंक 0 हो गए। तीनों अंक 0 होने के बाद जो मेरा वैल्यू बचा वो मैंने यहां लिख दिया। रिमाइंडर कितना हुआ? 1। बस अब आगे आपको काम नहीं करना है, सारे 0 हो गए। अब ये जो है, ये ऊपर से नीचे के ऑर्डर में लिखा जाएगा। इसको दशमलव लगा, ये 25 का निकल गया, और ये 0.625, ये दशमलव लगाया आपने, और ये 625 का निकल गया। ये हो गया 1 0 1, ये हो गया आंसर आपका। ये लीजिए। हाँ,
यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 बचा था, इसके आगे 0 लगा दिया। जब कुछ नहीं होगा तो इसके आगे वाले संख्या में 0 लगा दिया हमने, 0 बचा। तो डेसिमल के लिए ये करना पड़ा हमको। इसको नीचे से ऊपर की ओर, उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखा है। इसको मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि आपके जितने भी दिए हुए अंक हैं 6 2 5 तीनों अंक 0 ना हो जाए, तब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और जो शेष बचता जाएगा, निकलता जाएगा इस 3 के अंक से बाहर, वो मेरा रिमाइंडर होता जाएगा। उसको एज ए रिमाइंडर हम सेलेक्ट करते जाएंगे। समझ में आ गया सबको? तो ये अब ये न्यूमेरिक्स आपको लगाते रहिए, आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर लीजिए कोई और निकालिए, उसका पता करिए कि कितना है। और ये वाला जो 25.625 है, ये एग्जाम, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जनवरी 2017 के पेपर में, 17 या 18 के पेपर में ये आया है। तो ये सेगमेंट आप यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि आज से मुझे शुरू करना था। तो चैप्टर नंबर 2, ये आपको आखिरी था। ये आपका नोट कर लिया ना सबने? अब इसको लगाते रहिएगा, अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाइनरी नंबर निकालने की, डेसिमल नंबर निकालने की, दशमलव वाले नंबर को सॉल्व करने की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका स्लाइड कल ही से कर पाएंगे। चैप्टर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजिंग विंडोज GUI। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मशीन को ऑपरेटेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है, कैसे वो पूरी मशीन को, उसके क्या अपने सिंटेक्स होते हैं, कैसे वो चलता है, उसको कैसे, क्योंकि आप जो भी कंप्यूटर चलाएंगे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी की मदद से
मशीन को चलाया जाता है, सारे हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह के आते हैं, किस तरह से काम करते हैं वो, उनका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, जब वो स्टार्ट होते हैं तो क्या काम करते हैं, जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो आप उसको कैसे चलाएंगे। इसमें आप पढ़ेंगे विंडोज 10 के बारे में और लाइनेक्स उबुंटू के बारे में, दो हैं इसमें। इसके अलावा आप इसमें मोबाइलों में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क जो है वो लाइनेक्स और उबुंटू और विंडोज 10 में होगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है, इस बात को समझने के लिए पहले हम एक एक्सरसाइज, एक सवाल जो है वो एक सिचुएशन को समझेंगे। पहले क्या है कि यहां पे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे में लोगों को बिठा दिया है, चार अलग अलग लोगों को बिठा दिया। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। इसीलिए मैंने चार अलग अलग डायग्राम लिए। एक व्यक्ति ये है, ये हिंदी बोलता है। एक व्यक्ति ये है जो जापानीज है, जो जापानीज बोलता है। एक व्यक्ति है चाइनीज बोलता है और एक व्यक्ति ऐसा है जो जर्मन बोलता है। यानी सब लोग अलग अलग हमने एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया, एक छत के नीचे बैठा दिया। अब सवाल ये है कि ये कैसे बात करेंगे, बताइए आप मुझे। क्या समस्या आएगी जब आप इनको एक छत के नीचे लेके आ जाएंगे। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होगी कि इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये ना एक जैसे हैं और ना एक दूसरे की बात को समझते हैं। ये एक दूसरे की इससे बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है, अगर हम चाहते हैं कि ये सब आपस में, इनके बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन ब्रिज बन सके, एक तरह का सामंजस्य बैठ सके, बातचीत करने का, एक दूसरे की बात को समझने के लिए सामंजस्य इनके बीच में अगर बैठालना है, तो मेरे को इनके बीच में बैठालना पड़ेगा एक ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेशन करने का काम करेगा, जानकारियों को ट्रांसलेट करेगा। तो हमने इसके बीच में बैठाया एक ट्रांसलेटर और वो सारे की भाषा जानता है। ट्रांसलेटर, वरना ये कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, ना एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, क्योंकि इनको अपने अलावा किसी भी दूसरी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं है। ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। तो इस ट्रांसलेटर का जिम्मेदारी होगी क्रॉस कम्युनिकेशन कराना। हिंदी वाले व्यक्ति को अगर इस जर्मन वाले व्यक्ति से बात करनी है, तो ये पहले हिंदी वाले से क्या करेगा कि हिंदी वाले से इंस्ट्रक्शन कोड लेगा कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं आप। हिंदी वाला इसको बताएगा और फिर वो जर्मन वाले को ट्रांसलेट करके बताएगा। ये हिंदी वाला डायरेक्ट जर्मन वाले से नहीं कर सकता काम, क्योंकि ना ही हिंदी वाले को जर्मन आती, ना जर्मन वाले को पलट के जो जवाब देगा वो हिंदी वाला समझ पाएगा। तो अब अक्रॉस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रांसलेटर की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका आकार, रूप, रंग, भाषा सब अलग अलग है। तो ऐसी ही समस्या मेरे को मेरी मशीन के साथ काम करते वक्त होती है। हमारी मशीन में इनपुट डिवाइस लगे हैं, हमारी मशीन में आउटपुट डिवाइस लगे हैं, हमारी मशीन में प्रोसेस यूनिट लगा हुआ है, और भी बहुत सारे डिवाइस लगे हैं। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड मॉनिटर के जैसा नहीं होता, मॉनिटर कीबोर्ड के जैसा नहीं होता, प्रिंटर कीबोर्ड के जैसा नहीं होता। सब अलग अलग रूप, रंग और आकार के। लेकिन जब वो सिस्टम के अंदर लग जाते हैं तो मैं कीबोर्ड से कमांड देता हूं और प्रिंटर पे फटाक से प्रिंट हो जाता है। कैसे हो जाता है? माउस से कमांड देता हूं कि भाई ऐसा करिए कि यहां पे जाकर के जरा प्रिंट करिए,
और फटाक से प्रिंट निकल आता है। तो प्रिंटर को कैसे पता लगा कि भाई, जबकि वो तो अलग तरह का है ना, कीबोर्ड के जैसा दिखता है। तो मेरी मशीन के अंदर भी सेम ऐसा ही फंक्शन हो रहा है। हमारे मशीन के अंदर अलग अलग तरह के हार्डवेयर लगे, अलग अलग प्रकार की मशीन डिवाइसेस आप इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, और लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और वो इंसान के दिए हुए आदेश के ऊपर काम करते हैं। इसके पीछे का कारण है इसके अंदर मौजूद ट्रांसलेटर्स, जो कि ट्रांसलेशन करने का काम करते हैं, अनुवाद करने का काम करते हैं। मेरे द्वारा दिए गए आदेशों को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बदलते हैं, और तब मशीन जो है उनको समझती है, और उनके बीच में आपस में तालमेल भी बिठाए रहते हैं। ये जितने पार्ट्स लगे हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट आउटपुट प्रोसेस यूनिट, हार्ड ड्राइव, ये वो फलाना ढमाका, जो कुछ भी लगा हुआ है, ये एकदम अलग अलग तरह के हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल करके एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो इनके बीच में ये तालमेल जो बिठा करके रखा हुआ है, वो तालमेल आपका इस सॉफ्टवेयर जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने बना करके रखा हुआ है। इसमें हाई लेवल कोड्स होते हैं, इसमें मशीन लेवल कोड्स होते हैं। जो आपसे कमांड लिखता है, ये आपके और मशीन के बीच में इसका काम है इंसान और मशीन के बीच में तालमेल बैठाना। तालमेल समझते हैं आप किसको कहते हैं? क्या मतलब होता है तालमेल का? तालमेल का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, कि मैं आपसे कोई बात कहूं तो आप समझ जाएं, और आप पलट करके मुझे बताएं तो मैं भी समझ जाऊं। तो ये हो गया तालमेल हमारे बीच में। तो जब आपको मैं शुरू में बता चुका हूं कि मशीन आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझती है, ना वो अंग्रेजी जानती है और ना उसको ये पता है कि सेव करना क्या होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। व्हाट इज सेव? ऐसे भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मशीन को थोड़ी ना समझ में आता है ऐसे भी क्या होता है। तो ये उसको, लेकिन फिर भी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वो सेव ही करती है, प्रिंट नहीं करती है ना। आप अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेगी, और सेव करेंगे तो सेव करेगी। उसको कैसे समझ में आ जाता है कि अब प्रिंट करना है और अब सेव करना है? सेव करना है तो कौन सी लोकेशन पे सेव करना है वो पूछती है, और जब प्रिंट करने के लिए बोलता हूं तो प्रिंट निकालने का काम करती है। ऐसे कैसे, कौन है इसका जो उसको समझा देता है ये बातें? ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, छोटा मोटा काम भी नहीं है। प्रिंट करना बहुत कठिन कामों में से एक है जो मशीन करती है, और दोनों काम अलग अलग है। इसमें से हर एक काम अलग अलग है। न्यू माने होता है नई फाइल बनाना, ओपन माने होता है किसी बनी हुई फाइल को खोलना, सेव माने होता है सेव करो, सेव एज माने डुप्लीकेट फाइल करो, प्रिंट माने प्रिंट करो, सेंड ईमेल का मतलब ईमेल भेजो, और एग्जिट का मतलब बाहर निकलो। ये तो अंग्रेजी के शब्द हैं, ये तो अंग्रेजी के शब्द है। डिक्शनरी उठा के देखिए, वहां ये शब्द होंगे, लेकिन मशीन के लिए थोड़ी ना है ये शब्द। मशीन के लिए ये कुछ भी नहीं है, वो नहीं समझती इसको, लेकिन फिर भी काम करती कैसे? उसको कोई है जो इन वाक्यों को ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है, और तब मशीन को बताता है कि ये काम करवाना चाहते हैं आपसे, और तब वही करती है। सेव बटन कहूंगा तो हार्ड ड्राइव में सेव करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन, कहेगा कहाँ सेव करना है बताइए, वहां पे आप जो नाम देंगे वो फट से सेव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अनुरूप मेरी मशीन चलने लगी। कैसे चलने लगी? मेरे और मशीन के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बिचौलिया है जो इंटरफेस की तरह काम करता है। मेरे और मशीन के बीच में इंटरफेस, कम्युनिकेशन, जो गैप था हमारे बीच में वो उसने भर दिया, और मेरी भाषा उसकी भाषा के बराबर हो गई, क्योंकि ट्रांसलेशन होने लगा। इस सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मशीन को इस लायक बना देता है कि ऑपरेटेबल हो जाती है, इसीलिए उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन में सबसे पहले डाला जाता है। वरना अगर ये नहीं पड़ा हो तो आपकी मशीन, जैसे कि अगर इस कमरे में ये ट्रांसलेटर नहीं होता तो ये चारों चुपचाप बैठे रहते और कुछ ना करते, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते थे ना ये। लेकिन इसके पढ़ते ही सब लोग के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज बन गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। वो सिर्फ इतना ही नहीं करता, बल्कि सारे हार्डवेयरों के बीच में भी तालमेल बिठाता है, यूजर से कमांड लेता है, आपको ऐसी इंटरफेस देगा यूजर को कि यूजर वहां पे अपना कमांड दे सके।
ऐसी जगह देगा उसको कि भाई यहाँ कमांड टाइप कर लीजिए आप, और कमांड लेगा, उसके बाद उसको ट्रांसलेशन करेगा उसका मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड्स में, और उसके बाद मशीन को समझ में आ जाएगा कि क्या करा रहे हैं ये मुझसे। फिर मशीन्स का जो आउटपुट आएगा उसको मेरे अंडरस्टैंडेबल कोड में बदलेगा, अदला बदली करने का काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव हो रहा है फाइल मैनेजमेंट करने का काम करता है। मेमोरी, हर प्रोग्राम जो मेमोरी में लोड हो रहा है उसको कितनी मेमोरी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोड करना चाहते हैं, मेमोरी में वो जगह अवेलेबल है कि नहीं है, इसको मैनेज करता है। आपकी हार्ड ड्राइव्स को, डिस्क को मैनेज करने का काम करता है। आपके हार्ड ड्राइव में फाइल सेव हो रही है तो हार्ड ड्राइव में जगह है कि नहीं है, क्या वो सेव हो सकती है वहां। फाइलों को मैनेज करने का काम, उसमें कंप्यूटर के अंदर हर डेटा जो सेव होता है वो फाइल और फोल्डर के रूप में सेव होता है। तो ये जो फाइल फोल्डर है इनको बनाने का काम, इनको डिलीट करने का काम, रीनेम करने का काम, कॉपी करने का काम, पेस्ट करने का काम, मेमोरी मैनेज करने का काम, प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा कमांड प्रोसेस होने के लिए लगा हुआ है, कौन लाइन में है, ये सब करने का काम। मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कौन से काम को कितनी देरी में कर लिया जाएगा, कौन सा टास्क यूजर से लिया जाएगा, कौन काम पहले किया जाएगा, कौन काम बाद में किया जाएगा, ये सारी बातें तय करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मास्टर प्रोग्राम होता है, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन होती है वो मशीन वही ऑपरेटिंग सिस्टम की कहलाती है। जैसे मेरे में विंडोज पड़ा है तो ये विंडोज मशीन है, उसी तरह जो आप मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं उसको एंड्रॉयड कहा जाता है, एंड्रॉयड फोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड तो सॉफ्टवेयर है। फिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो मास्टर प्रोग्राम है, पूरे मशीन का नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। तो अगर ये ट्रांसलेटर बीच से चला गया तो मशीन का, सारे लोगों के बीच का नियंत्रण खो जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स लगे हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस यूनिट, और वो इनके बीच में तालमेल बिठाए रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो वही है, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बगैर कंप्यूटर चलता नहीं है। आप मशीन को काम करने योग्य नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जब मशीन खरीद करके उसके पार्ट्स लगाए जाते हैं, यानी उसका हार्डवेयर ढांचा तैयार कर लिया जाता है, उसके तुरंत बाद आपको उसका सॉफ्टवेयर एक एक करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कंप्यूटर आप कभी खरीदने गए हैं? जाएंगे तो आपसे पूछेगा भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर डालें, बताइए क्या डालें, विंडोज डालें? तो ये विंडोज है क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड होता है मोबाइल में पढ़ के आता है, तो वो फैक्ट्री से पढ़ के आता है। उसी तरह लैपटॉप भी आप खरीदेंगे तो जहां से खरीदेंगे वो आपको उसमें डाल करके देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बगैर उसके तो चला ही नहीं पाएगा, वो चलेगा ही नहीं। आपके कमांड को समझने लायक ही नहीं बनेगा, अंग्रेजी में वो कमांड नहीं लेगा कभी भी, ना ही आप उस पर काम कर पाएंगे। आपको वर्किंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, एक ऐसा वातावरण देता है जहां पे यूजर कमांड दे सकता हो मशीन को। तो जो कुछ भी इस मशीन में आ रहा है वो इट इज ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो एप्स चल रही हैं, ये आपको दिख रहा है, ये विंडोज का इंटरफेस, चेहरा है विंडोज का, ऐसा दिखता है। उसी तरह आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो उसमें जो कुछ भी दिख रहा होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का इंटरफेस होगा। इंटरफेस मशीन और इंसान के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज, तालमेल बिठाता है। उस जगह पे आप कमांड देते हैं मशीन को। अब जैसे ये आ गया तो अब ये कमांड लेने के लिए तैयार है मुझसे, मैं जिस भी को भी सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा। अब ये एप्स है, जब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ जाएगा तो अब आप इसके ऊपर एप्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको बताया था ना 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर पड़ते हैं मशीन में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ता है और दूसरा एप्स यानी एप्लीकेशंस पड़ती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन की जरूरतों को पूरा करती हैं। मशीन को चलने के लिए जो जो जरूरत चाहिए वो आपने डाल दी, उसको चाहिए सारे हार्डवेयरों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाए, वो बन गया। अब आप उस पे यूजर की जरूरतों की चीज डालिए। 2 जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी मशीन की। मशीन की खुद की जरूरत जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, वो डालेंगे आपने। अगर उसके अंदर ब्लूटूथ चाहते हैं तो ब्लूटूथ का ड्राइवर, कार्ड रीडर चाहते हैं तो कार्ड रीडर, आप वेबकैम चाहते हैं तो वेबकैम का ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम जब पड़ जाएगा तो आपने अगर जो जो चीज एक्सटर्नली अपने मशीन के साथ कनेक्ट कर रखी होगी
उनके डिवाइस ड्राइवर आपको डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसमें वेब कैमरा लगा रखा है, और वेब कैमरा कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, इट इज एन एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपने अलग से लगा रखा है। इसके बगैर कंप्यूटर चलता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा फीचर लेना चाहते हैं तो आपने ये वेब कैम लगाया, लेकिन ये लगाने के बाद चलेगा नहीं। मेरे को इसका सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करना पड़ा, 135 MB का सॉफ्टवेयर, और जब वो मैंने चलाया है तब जाकर के ये ऑन होता है, और तब जब ड्यूरिंग चैटिंग ये मेरी फोटो उधर भेजता है। उधर वाले के पास नहीं है तो उसकी फोटो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर उन्होंने वेबकैम लगाया होता तो मेरी पूरी पिक आवाज के साथ उनको सुनाई देती, वीडियो। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे के सारे मशीन में डालने होंगे, मशीन की फुल जरूरत को पूरा करने के लिए। जब मशीन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब फिर आप अपने यूजर की जरूरतें पूरा करने के सॉफ्टवेयर इसमें डालेंगे, जो कि एप्स कहलाती हैं। जैसे इसमें पड़ा है टैली, तो इसमें टैली करते हैं, इसलिए टैली डाली है, ERP9। उसके बाद हमने इसमें व्हाट्सएप डेस्कटॉप डाला है, उसके बाद गूगल क्रोम डाला है इंटरनेट चलाने के लिए, लिब्रे ऑफिस 7.0 डाला है क्योंकि मुझे वो भी चलाना है। C++ की प्रोग्रामिंग करनी है, इसलिए टर्बो C++ फॉर विंडोज 7 डाल रखा है, ताकि इसमें प्रोग्राम बना सकें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकें। इसमें नोटपैड++ डाल रखा है ताकि HTML की प्रोग्रामिंग करी जा सके, ऐसे करके दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और पीछे जो विंडोज पड़ा है, विंडोज जो है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज 10 एंटरप्राइज इवोल्यूशन, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यही सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर है। यानी ये मशीन जो है विंडोज मशीन है। उसी तरह अगर मैं इसमें लाइनेक्स डाल दूंगा तो ये लाइनेक्स मशीन हो जाएगी। उसी तरह आपके फोन जो है वो एंड्रॉयड मशीन है, उसमें एंड्रॉयड पड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मशीन में पड़ जाता है वो मशीन वही कहलाती है। एंड्रॉयड मशीन, विंडोज मशीन, लाइनेक्स मशीन, OS2 मशीन, एप्पल की मैक मशीन, एप्पल वाले में मैक पढ़ के आता है, हालांकि उसमें विंडोज पड़ जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में, US वगैरह में विंडोज नहीं चलाते कोई, वो सब मैक चलाते हैं, वो वहां बहुत पॉपुलर है एप्पल। अब एप्पल यहाँ नहीं बिकता क्योंकि बहुत महंगा होता है, इसलिए जनरल लोग नहीं खरीदते उसको, कम उसके कम जो है वो है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एप्पल के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से इंसान और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन में ऑपरेटेबल बनाने के लिए यूज, मशीन ऑपरेटेबल हो जाए। चलाने योग्य, चलाने योग्य स्थिति में आ जाएं। आपकी बात समझ सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी जो है, दे आर नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी कहते हैं, कोड नेम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में। अब हम हर बार इसको OS के नाम से बोलेंगे, तो मतलब आप समझ जाइए OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम। OS जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। It provides communication interface between machine and user.
मशीन और यूजर जो आप हैं, आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन कराती है। कम्युनिकेशन मतलब सूचना का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की बात जो समझ जाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माने संचार करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो मेरे द्वारा दी गई सूचना मशीन को मिल जाती है और मशीन के द्वारा भेजी गई सूचना वो मुझे प्राप्त हो जाती है, और हम दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। हम दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाता है। मैं जो भी बताता हूँ वो फटाफट करती जाती है, और वो जो भी बात का आंसर देती है वो मुझे भी समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ये जवाब आ रहा है। कोई काम होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बता देगी आपको, यूं इस वजह से नहीं होगा, मेरे पास मेमोरी कम है, या ये कम है, वो कम है, कोई ना कोई रिस्पांस वो जरूर करेगी आपको। किस तरह से काम करती है? देखिए ये डायग्राम इसके नीचे बनेगा। ये आप हैं, आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगी, और फिर वो आपके हार्डवेयर, ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब आपने जो लगा रखा है सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, वापस पलट करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो आपके और आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में बैठा हुआ है, और आपके बीच में क्रॉस वे कम्युनिकेशन कराता है। जो भी आप काम देंगे किसी भी एप्लीकेशन में बैठ करके देंगे, आप कुछ ना कुछ चला रहे होंगे, जैसे नोटपैड में चला रहा हूँ इस वक्त, पेन ब्रश में चला रहा हूँ, ये एप्लीकेशन यानी एप्स कहलाती। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्स इंस्टॉल करी जाती हैं, और उसी एप्स के जरिए यूजर आपसे बात कर सकता है, मशीन से बात कर सकता है। इस मशीन से कोई भी काम लेने से पहले आपको वो ऐप चलानी पड़ेगी। जैसे अगर आपको टाइप करनी है तो नोटपैड खोलना पड़ेगा आपको। आपको जो है एमएस ऑफिस कर रहे हैं तो आप इंटरनेट देख रहे हैं, तो मैं इस वक्त गूगल क्रोम नाम की ऐप चला रहा हूँ। उसके जरिए मैंने मशीन से पूछा कि भाई जरा ये वाला पेज दिखाइए, तो उस फटाक से दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? वो आप जो भी रिक्वायरमेंट भेजते हैं वो एप्लीकेशन के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, और फिर वो उन पर्टिकुलर हार्डवेयरों से काम कराता है। मैं सेव करने के लिए बोलता हूँ तो मैं कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, वहां से सेव करने के लिए बोलता हूँ, वो ओएस के पास जाती है, और वो ओएस उनसे उन हार्डवेयरों से काम कराता है। जो भी पलट करके रिस्पॉन्स आता है वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगा, फिर उस ऐप के पास, और उस ऐप से मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं ही उस ऐप को चला रहा हूँ। तो एप्लीकेशंस के जरिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के जरिए यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। तो हमारे बीच में ये रिश्ता है, ये रिलेशनशिप है। मेरे द्वारा दिए गए हर एक कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है और मशीन से करवाता है। जो भी हार्डवेयर आपने लगा रखे हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, मशीन में सिर्फ यही तो रहता है। बना लिया चित्र आपने? ये उसके ठीक नीचे बनेगा।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के आते हैं। आप जो भी काम करने के लिए बोलेंगे सारे काम आपके करेगा, मशीन से करवाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर, एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कंप्यूटर में एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सके और एक ही काम एक बार में कर सकता हो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको केवल एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता हो एक बार में, एक व्यक्ति चला सकता हो और वो एक बार में एक काम करते हो, यानी एक काम करने के बाद एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाए, एक एक करके आपके कामों को करें। जब एक काम पूरा खत्म हो जाए तभी दूसरा काम शुरू करें। अगर आपने इसको डाल रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर तो ये एक बार में केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है उस कंप्यूटर को, एक साथ बहुत सारे लोग नहीं यूज कर सकते, और केवल एक बार में एक ही काम करेगा। जब वो काम खत्म हो जाएगा तभी दूसरा काम करने के लिए आप उस कंप्यूटर को कोई दूसरा कमांड दे सकते हैं। उदाहरण डॉस, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था वो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये जो पुराने कंप्यूटर थे उनमें पड़ता था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इससे एक बार में एक काम करवा सकते हैं, क्योंकि आप जो भी काम देंगे वो सारे के सारे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपसे जॉब लेगा। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती हैं, तो वहां से जो भी आप काम बोलेंगे वो मशीन से करवाएगा। लेकिन अगर आपने एक साथ बहुत सारे कामों को करने के लिए बोल दिया तो ये नहीं कर पाएगा। जैसे आज मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। मैं उधर गाना भी चलाता रहता हूँ, इधर ये भी खोले रहूंगा, उधर इंटरनेट भी खोले रहूंगा, ये सब काम सब एक साथ बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं इसमें। मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप भी खोले हूँ, मैं नोटपैड भी खोले हूँ, मैं इंटरनेट भी चला रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एक साथ कई लोग उसमें काम कर सकते हैं और एक साथ कई कई काम उसमें किए जा सकते हैं। तो डॉस जिस वक्त बना था ये 1980 में बना था, और उस वक्त जो मशीनें होती थी उन मशीनों में एक बार में एक ही काम होता था। जब वो काम खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरा काम उसको दे सकते हैं। लेकिन आज मशीनें जो हैं वो मल्टीपल काम एक साथ करने वाली हैं, क्योंकि उनका ओएस जो है वो मल्टी यूजर ओएस है। दूसरी कैटेगरी का जो ओएस आता है वो कहलाता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग।
साइमल्टेनियसली, साथ साथ। उदाहरण यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक साथ, उसमें एक साथ कई लोग काम कर सकें। अगर मैंने एक मशीन में डाल दिया तो और लोग भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं और काम कर सकते हैं साथ साथ। सबका काम अलग अलग सेव होगा। साथ ही आप उसको एक साथ कई कई कामों को करने के लिए बोल दीजिए, सारे काम करता रहेगा। जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गई, विंडोज हो गया। इट्स अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैंने इस वक्त इंटरनेट भी खोल रखा है, मैंने इस वक्त जो है वो नोटपैड भी खोल रखा है, मैंने इस वक्त पीछे एक पावर पॉइंट की ऐप भी खोल रखी है। सबको साथ साथ चला रहा हूं, कोई चीज बंद नहीं हुई है, साथ साथ चल रही है, मेमोरी में खुली है। मल्टी टास्क। सिंगल यूजर मल्टी यूजर। ओके, तो आज हम लोग बस यहीं तक, आज का काम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। और जो भी डेटा आज मैंने आपको दिया है उसको घर पे पढ़िएगा आप। कल संडे है तो उसको स्टडी कर जाइएगा, साथ में आप बाइनरी नंबर सिस्टम की कैलकुलेशंस वगैरह करिएगा। मंगलवार को हम लोग मिलेंगे, इसके आगे का कार्य शुरू किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।